प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह आज आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का पहला पाठ विविधता की समझ का शेष भाग पढ़ाऊंगा। आज हम भारत के ऐसे दो भाग लद्दाख और केरल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इन दो लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ऐतिहासिक का मतलब प्राचीन घटनाएं, पुरानी घटनाएं। भौगोलिक कारक का मतलब है, भौगोलिक का मतलब होता है वहाँ की स्थलाकृति, स्थल रूप कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम एक चित्र को देखते हैं। इस चित्र में जो है आप देखेंगे कि जो है बड़े बड़े पहाड़ दिखाए हुए हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, और जो है लगभग सारा जो यहाँ पर क्षेत्र दिखाया हुआ है ये सूखा है, और पेड़, बड़े पेड़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर साल के लगभग ज़्यादा दिन बर्फ़ जमी रहती है। खेती बाड़ी नाम मात्र की ही होती है क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। लोग जो है गर्मियों में बर्फ़ से पिघलने वाले पानी पर ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ का जीवन बड़ा कष्टकारी जीवन है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्वी हिस्सा है लद्दाख। ये एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका यानी केवल बालू रेत से ढका हुआ इलाका ही नहीं होता, बल्कि बर्फ़ से ढका हुआ इलाका भी रेगिस्तानी। रेगिस्तानी का मतलब है जहाँ पर बहुत कम बारिश हो, बहुत कम खेती बाड़ी हो, पानी की कमी हो, वो एरिया जो है उस क्षेत्र को हम जो है रेगिस्तान ही कहते हैं। तो ये बर्फीला रेगिस्तान है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना जिससे हम पश्मीना ऊन उनको मिलता है। यह ऊन कीमती है काफ़ी, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, आप जानते हो मक्खन को, चीज़ एक पनीर होता है, ये खास तरह का छेना है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। आप जो है मैप के अंदर तिब्बत को देख सकते हो। ये काफिले का मतलब होता है बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर जो है चलते हैं किसी काम के लिए, उसको काफिला कहते हैं। व्यापार के लिए चलते थे जो अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब जो है यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। मौखिक यानी मुँह जुबानी, तो बहुत ही समृद्ध मुँह जुबानी संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। केसर सागा उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। देखिए चित्र दिया है यहाँ पर एक, इस चित्र के अंदर जो है दो महिलाएं दिखाई गई हैं। ये महिलाएं क्या कर रही हैं? ये
इन्होंने एक ताना बनाया हुआ है और उसमें जो है ये शॉल बुन रही है। ये है पश्मीना शॉल। ये जो भेड़ है जिससे पश्मीना नामक ऊन मिलती है, उस ऊन से ये शॉल बना रही है। अब हम बात करते हैं केरल की। ये बात थी लद्दाख की। लद्दाख में क्या था? रेगिस्तान है, बारिश कम होती है, पेड़ नहीं हैं, लोग पानी के लिए बर्फ़ के पिघलने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है व्यापारी लोग बड़े बड़े समूह में आए हैं। यहाँ पर एक पश्मीना नामक शॉल भी बनाया जाता है, जो एक भेड़ की खास ऊन से तैयार किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। पूरे भारत के अंदर ये बेचा जाता है। ये पश्मीना ऊन काफ़ी महंगी है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ जो है पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। जैसा कि तुमने इसमें पढ़ा था कि लद्दाख में जो लद्दाख के रास्ते जो तिब्बत जाते थे व्यापारी लोग, वे भी अपने साथ मसाले लेकर जाते थे। तो हो सकता है वो यहाँ से भी लेके जाते हो। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। अरब के और यहूदी जो है व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको जाता है? संत थॉमस को, जो 2000 साल पहले यहाँ आए मानने जाते हैं। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा की कहानी जो उसने लिखी थी, यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के अंदर जो है ये चित्र जो है मछली पकड़ने का चीनी जाल है जो है यहाँ पर बिछाया हुआ है। इसका मतलब चीन के साथ भी इनका संबंध होता था। वास्को डी गामा, तुमने नाम सुना ही है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा जो भारत के अंदर जो है 1498 के अंदर आए थे और ये जो है केरल के कालीकट तट पर जो है उतरे थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं, क्योंकि चीन के जाल हैं उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। चीनी मिट्टी के भी कहते हैं, जैसे हम घरों के अंदर कप प्लेट आजकल चाय पीने के लिए प्रयोग करते हैं, ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, वे उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है। चित्र के अंदर एक बड़ी सी जो संकरी लंबी नाव है और ये जो बताया है कि यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है केरल के अंदर। इस त्यौहार में जो है ये नाव का प्रयोग होता है और इसको हम कहते हैं त्यौहार को ओणम। इसमें जो है
इस प्रकार की जो नाव हैं इनकी प्रतियोगिता होती है और बहुत सारी नाव एक साथ जो है समुद्र में जो है चलाई जाती है और एक प्रतियोगिता की जाती है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखिए केरल उपजाऊ है, लद्दाख जो है अनउपजाऊ है। और केरल में जो है चावल की खेती होती है, बहुत ज़्यादा मैदानी इलाका है बहुत ज़्यादा, जबकि वहाँ पर सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं और घाटियाँ हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव, और अगर हम इतिहास देखें तो दोनों का उनके सांस्कृतिक प्रभाव उनके ऊपर एक जैसे पड़े हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। केरल में मसालों के लिए व्यापारी आकर्षित हुए तो उधर ऊन के लिए भी आकर्षित हुए। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह हमारे अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यहाँ पर एक देखिए कविता है बहुत ही सुंदर। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा जो है रचित है। बहुत ही सुंदर जो है कविता है। ये देखिए यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो भाषण दिया गया है उसका जो है चित्र दिखाया हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, जलियांवाला बाग में।
महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी समय भारतीय झंडे के बारे में सोचा गया था, उसकी एक जो है परिकल्पना तैयार की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जो कि आप आगे जाके 8वीं क्लास के अंदर हिंदी में पढ़ेंगे इस किताब को, भारत की खोज, और पढ़ना अगर चाहते हो तो इस किताब के बारे में 8वीं के विद्यार्थियों से आप लेकर पढ़ सकते हैं। भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। प्रार्थना सभा के अंदर रोजाना जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित है। ये जो हमारा राष्ट्रगान है, ये भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। इतना ही था ये पाठ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो इसको दोबारा बार बार सुनिए, समझ में आ जाएगा। और इससे संबंधित अभ्यास के और इसके पाठ के अन्य प्रश्न जो है वो आप नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। प्रश्न मैं पहले ही जो है व्हाट्सएप पर जो है अपलोड कर चुका हूँ। धन्यवाद।